आह, नमस्कार। आप सबको नमस्कार। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज दिल्ली पुस्तक मेला के अवसर पर हम दो कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम कोरोना और बच्चे, मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन, कोरोना कोरोना का बच्चों पर क्या असर पड़ा मानसिक तौर पे, ये परिचर्चा जो है वो इस वक्त है। और 3 बजे काव्य गोष्ठी है। आप सबसे प्रार्थना है कि 3 बजे भी जो है आप लोग जरूर जुड़ें और काव्य गोष्ठी का आनंद लें। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मुख्य तौर पे भारत के लेखकों की संस्था है और ये एक राष्ट्रीय संस्था है और इसमें भारत की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों के लेखक जो हैं वो शामिल हैं। और इस रूप में हम जो है भारत में केवल मात्र एक संस्था है जिसकी पूरी अखिल भारतीय पैठ है। कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और इस कोरोना ने एक अवसर दिया है कि अब हम जो है बहुत ऐसे सबके साथ जुड़ सकें जो अदरवाइज जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वे किसी ऑफलाइन कार्यक्रम में आ सकें। ये भी एक अच्छा अवसर है। तो आज का जो विषय है कि मानसिक तौर पे कोरोना ने जो है बच्चों पर क्या असर डाला है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो माननीय डॉक्टर के.एस. राणा हैं। डॉक्टर के.एस. राणा के नाम से हम लोग सब परिचित हैं। मेवाड़ विश्वविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे हैं और कुमायूं विश्वविद्यालय के, उत्तराखंड के नालंदा राज्य विश्वविद्यालय, मुनार विश्वविद्यालय गाजियाबाद। डॉक्टर राणा की एक खास बात यह है कि ये इनके ही प्रयत्न थे जिनके कारण से एचआरडी मंत्रालय का नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। 318 शोध पत्र डॉक्टर राणा के विभिन्न पत्रिकाओं में छप चुके हैं। 15 पुस्तक जो हैं आप लिख चुके हैं और शिक्षा क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा काम किया है। डॉक्टर साहब, आपको हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर राणा जो है यहाँ के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ हमारे साथ अनु जुड़ी हैं। अनु जो है वो हाउसवाइफ हैं। इनका एक बच्चा है। वैसे वो घर से ही काम करती हैं, छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अपने बच्चे को वो पाल रही हैं। और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के संबंध में कोरोना को लेकर उनके क्या अनुभव हैं। हमारे तीसरे जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं कानपुर से डॉक्टर वीरेंद्र स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुषमा डी सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना जो है वो 35 वर्ष से स्कूल में पढ़ा रही हैं। वो डीएवी कॉलेज कानपुर से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया है। उन्हें अनेक सम्मानित मंचों से जो है वो सम्मानित किया गया है। इनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर किरण बेदी ने उनको जो है वो सम्मानित किया है। उनके नेतृत्व में उनका स्कूल डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल कानपुर शिक्षा और स्पोर्ट्स के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर गौतम साहब हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। अभी भी उनका फोन आया था कि थैंक यू, आई एम हियर। आ गए। अरे वाह वाह। डॉक्टर गौतम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर
गौतम साहा जो हैं वो कलकत्ता में बेस्ड हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। ही इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ क्लिनिक ब्रेन न्यूरो psychiatric institute and research center, Kolkata. He is the president of Indian Psychiatric Society, vice president of SARC Federation of Psychiatry and Indian Association for Genetic Mental Health. डॉक्टर साहब, आपको हम अपने बीच में पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पैनल के अगले एक्सपर्ट जो हैं वो डॉक्टर वरुण भार्गव। आप न्यूरोसर्जन हैं कैलाश अस्पताल में। आप दुनिया के विभिन्न देशों में अस्पतालों में आपने काम किया है और अब जो है कैलाश अस्पताल में उनको जो है वो ये बात सही उनकी हो गई। एक मिनट सर, हो गया। तो बहुत ऑपरेशन करते हैं ये और काफी आपका जो है वो नाम है। डॉक्टर वरुण भार्गव, मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। और वैसे डॉक्टर भार्गव जो है हमारे ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं और जाने माने कवि भी हैं। हमारे साथ हिमांशु खन्ना है, हिमांशी खन्ना जी, आपका स्वागत है। हिमांशी खन्ना जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और पीजीडी कॉलेज में वो आप जुड़ी हुई हैं और आजकल इस पेंडेमिक के जमाने में आम जीवन के ऊपर क्या असर पड़ा है कोरोना का, इसको लेके ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपने उद्बोधन देती रही हैं। तो आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। फिर हमारे साथ जो है जो अभी आए नहीं है वो आने वाले हैं, करीब 1:30 बजे वो हमको ज्वाइन करेंगे। वो है फोर्टिस अस्पताल, डॉक्टर समीर पारिक। समीर पारिक जो है फोर्टिस हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंस के डायरेक्टर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट है। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से इन्होंने MBBS और MD किया और दोनों में इन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। मीडिया के साथ वो जुड़े हुए हैं, अखबारों में वो खूब लिखते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और उनकी खास विशेषता यह है कि भारतीय संस्कृति के साथ वो जुड़े हुए हैं और उसी के आधार पर जो है अपने विचार वो हमारे सामने पेश करते रहे हैं। और अंत में हमारे साथ अजय अवस्थी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने नशा मुक्ति अभियान में और इस पैंडेमिक के दौरान जो है उन लोगों को जिनको कहीं से मदद नहीं मिल सकती थी, गरीबों को खाना खिलाना, उनकी आवश्यकताओं को देखना, वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ये काम करते रहे। तो ये हमारे आज के मेहमान हैं। एक बड़ा अजीब दौर है ये ऐसा दौर है जिसके बारे में हम लोग महसूस बहुत करते हैं और ये भी सही है कि इस दौर के बारे में यदि कुछ लिखना है तो उसके लिए जो कलम होगी, उस कलम के अंदर जो स्याही होगी वो स्याही आंसुओं की होगी। इतना अधिक हम लोगों ने देखा है, सुना है, जैसा कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है। जितने लोग उतनी बातें, दुश्मन घूम रहा है, दिखाई नहीं देता, अचानक सबके सब लोग जो हैं वो घर के अंदर बंद कर दिए गए। परिवार के लोग जो कभी पहले साथ साथ नहीं रहते थे, पिता ऑफिस जाया करते थे, कई जगहों में माँ जो थी वो काम करने जाया करती थी, अब जो है सबके सब जो है एक साथ जुड़ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार जो है वह परिवार के अंदर लोगों को साथ साथ रहना पड़ा और फिर साथ साथ रहते हुए उनके सामने एक टेलीविजन, जिसको हम लोग पहले इडियट बॉक्स कहा करते थे, आजकल कोई नहीं कहता, इस इडियट बॉक्स के अंदर रोते हुए लोग
लाशें हैं जो कि जिनकी लाइन लगी हुई है कि उन लाशों को जो है अंतिम संस्कार देने के लिए लकड़ियों की कमी है, शमशान में जगहों की कमी है। और ये सब हम लोग इस टीवी बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग लोग जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं हमारे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं से ऑक्सीजन भेजिए भेजिए। अजीब प्रकार का ये जो दौर है वो रहा। और इसमें मैं देख रहा हूं तो मेरा बच्चा भी देख रहा है। तो बच्चों के ऊपर इसका जो है, लाशों को देखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को वो देखना पड़ा, बच्चे को भी देखना पड़ा। कई परिवारों के अंदर डोमेस्टिक जो है वो वायलेंस जो है उनकी खबर भी जो है वो आई, जिसमें काफी परेशानियां जो हैं आसपास के पड़ोसियों को देखनी पड़ी किसी परिवार के साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक अजीब प्रकार का ये समय है। और ये समय क्या है और इसका मुख्य रूप से बच्चों पर क्या असर पड़ा है, और जिन परिवारों के अंदर ये असर पड़ा है वो परिवार जो हैं उनको क्या करना चाहिए, कुछ बातें जो हैं वो हम यहाँ पर विचार करेंगे। इसके अलावा हमको वो भी विचार करना है कि क्या जो स्कूल हैं उनको खोल देना चाहिए, जिस प्रकार से सरकार धीरे धीरे खोलती जा रही है, तो क्या यह एक अच्छा विचार होगा। फिर हम शायद उन बच्चों के बारे में भी सोचें जो कि माँ बाप के प्यार से महरूम हो गए, उनके माँ चली गई, उनके पिता चले गए। तो कुछ ये प्रश्न जो हैं आज हम यहाँ बैठ के इन पर बातें करेंगे। और इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय माननीय डॉक्टर के.एस. राणा मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर के.एस. राणा। हम सभी लोगों को सबसे पहले आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। जी सर। ये जो कोरोना का दौर है, जब पहली बार ये शुरू हुआ 1920 में, मोदी जी ने रात के 12 बजे सारा देश बंद कर दिया। उस समय मैं नैनीताल में था, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में राजस्थान था। उस समय तो लोग इसको बड़े मजाक के रूप में और एक एपिसोड के रूप में ऐसे ले रहे थे, क्योंकि घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ऊपर से भी इस तरह का ही था, और नीचे के लोगों ने उसको ऐसा लगा कि हफ्ते 10 दिन में, अभी महीने भर में ये सब निबट जाएगा, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और मैं अकेला था वहाँ। इतनी बड़ी कोठी थी, इसमें 15-16 रूम थे, वाइस चांसलर रेजिडेंस, बिल्कुल नैनी झील के ऊपर, और स्वर्णिम वातावरण था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अकेलापन तो खलता ही है। माई स्टाफ के लोग भी गिने चुने लोग थे, इनको मैं कभी बुला लिया करता था, वो आते थे, हमने उनको डीएम से कहकर के पास लगवा लिए थे। बाकी सारे लोग घरों में बंद हो गए। अब वो नया दौर चला कि इसको कितने दिन रखा जाए। तो अप्रैल में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन जी थे उत्तराखंड के, उनका मेरे को फोन आया कि राणा साहब, आप सबसे अनुभवी कुलपति हैं, आप कुछ राय दीजिए कि अब क्या होना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में। तो मैंने कहा प्रयास कर लें कि ऑनलाइन शिक्षण की तरफ हम लोग बढ़े, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये डिग्री कॉलेज से नीचे कहीं फिजिबल होगा। खासतौर से छोटे बच्चों पर इसकी कोई अच्छी इम्पैक्ट जाएगी या कहीं कुछ दे पाएंगे, वो कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। कई मुद्दों पर मेरा डिस्कशन हुआ। आनंद वर्धन जी मेरे बातों से मुतमईन थे। फिर उन्होंने सर्कुलर निकाला सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कि ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग थी, गिने चुने लोग बुलाए गए थे, मुझे स्पेशली बुलाया। तो त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पूछा कि आप समझते हैं ये फिजिबल होगा राणा साहब, आप ज़्यादा अनुभवी हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। मैंने कहा और नहीं हो या नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है
कि पहाड़ पर ये फिजिबल नहीं होता। ठीक है ना, बैठ जाओ। इसी तरह से जैसे राजस्थान है आज, उसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और वहां पर कोई नेटवर्क है नहीं प्रॉपर। उन जगहों पर ऑनलाइन टीचिंग बहुत इफेक्टिव मुझे नहीं दिखाई। उसकी हो रही है, उसके बाद उनकी बात तुम्हारा हमारा उत्तराखंड कुमायूं यूनिवर्सिटी जो बेल्ट था वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर, आधा उत्तराखंड उस एरिया में आता था। वहां पर लाइन ही नहीं है। अब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, गरीब परिवारों के बच्चे थे क्योंकि सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जो एडमिशन लेते हैं तो बहुत रिच नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं बच्चे, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। तो मैंने उनका जो छात्र हैं उनका पक्ष हमेशा आगे लेते हुए चलता था कि हम यूनिवर्सिटी हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी को इनपुट देना है तो हमें उन गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों पर फोकस करना पड़ेगा जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। उस लाइन से हम चलते आए। अब उसके बाद अल्मोड़ा वाला बेल्ट था, उसमें जाकर के देखा, उसका एडिशनल चार्ज भी मेरे पास ही था यूनिवर्सिटी का। वहाँ तो बुरी हालत थी। पंतनगर के बाद सांसद ने चार्ज छोड़ दिया, वो नहीं चल पा रहे थे, ये टेकअप करना पड़ा। तो मेरा कहने का आशा यह है कि इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो दिखाई दिया वो ये है कि हमको अपने तौर तरीकों से बाहर हट करके लड़ने की क्षमता पैदा हुई। हम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम इस देश में जो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जिसमें विदेशी लोग बहुत आगे हैं, उसमें हम बहुत लेट स्टार्ट हुए कोरोना एपिडेमिक की वजह से। तो इतना तो पॉजिटिव हुआ कि हमने कम से कम एक नई लाइन जोड़ी साथ। लेकिन उस नई लाइन को जोड़ने के लिए हमें उन बच्चों का, उन परिवारों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो छोटे मीडियम परिवार हैं, उनको में बैठा है, साउथ तक कई लोगों के नाम दिख रहे हैं, उसमें ये सिचुएशंस बड़ी डिफिकल्ट थी। जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि बच्चे सब घरों में बंद है, बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदान में जाने की मनाही है, घर के सामने पार्क खड़ा है लेकिन पार्क में जाने की मनाही है। तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। और कुछ बच्चे तो हिंसक प्रवृत्ति के होते गए, घर से कि नहीं हमें जाना है, घर पर झगड़ा करते थे। परिवारों में मैंने कई जगह सुना कि नहीं हम खेलने जाएंगे, देखने जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से भी सुना। लेकिन उन बच्चों को मालूम नहीं था। ये इंडिया में 1920s में फर्स्ट टाइम इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। गांधी जी जब जिंदा थे तो उन्होंने इसमें खुद बाहर आके लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई, और इंडिया क्या पूरे दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। रजत शर्मा इंडिया टीवी के मालिक हैं, वो मैंने सम्मानित किए थे, ऑनररी डिलिट दे के उनको यूनिवर्सिटी में बुला करके। बेचारे अपना चोपर लेके गए थे। उन्होंने मुझे शेयर किया कि बात की, तो एक वीडियो उन्होंने मुझे भेजा कि देखिए राणा साहब क्या हालत है। दिल्ली के हमारे टॉप हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि उसमें ऑलमोस्ट सेमी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, न कोई डॉक्टर है न कोई कंपाउंडर है। जो चोगा पहना के कर्मचारी हैं उनको खड़ा कर दिया गया है, वो देख रहे हैं। तो मतलब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये हालत इस सेकंड एपिडेमिक में हमको दिखाई दी। पहला इतना सीरियस नहीं था। जो सेकंड वेव थी इस समय जो आई पिछले अप्रैल से लेकर के मई तक, ये बहुत खतरनाक थी। और इसमें तो ऐसा लगा कि हमारा जीवन का तारतम्य टूट गया है, हमारे पारिवारिक रिश्ते सब खत्म हो गए हैं। बेटा जा रहा है, बाप उसको उठा नहीं पा रहा है, माँ जा रही है, उसके परिवार वाले छू नहीं पा रहे। इतनी दर्दनाक हालात, इसने वीडियोज मेरे पास रजत शर्मा जी ने भेजे थे। तो वो कुछ बाहर के भी थे, कुछ इंडिया के भी थे, दिल्ली के भी थे। दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, महाराष्ट्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, साउथ में भी कई जगह बड़े खतरनाक हालत थे। इन सारी परिस्थितियों का जो कहना चाहिए कंक्लूजन है वो ये है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम लोग से मतलब हमारी गवर्नमेंट इस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि हमें इन घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक बार जब दौर निकल गया तो लोगों को लगा कि सारा सब कुछ शायद नॉर्मल हो जाएगा।
जब ये दूसरी वेव आई है ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, तो एक ये एटेंडम हुआ सारा कुछ, और इस सिचुएशन में अपने आप को कोई बचा ही नहीं पा रहा। जो हो रहा था ऑटोमेटिकली हो रहा था। बच्चे तो मतलब जिनका मानसिक रूप से पूरा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता है, कच्चे होते हैं एक तरह से कहना चाहिए, उनके लिए तो बहुत मुश्किल था। जो एडल्ट हैं, ग्रोन अप हैं, नौजवान हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो तक इस एपिडेमिक में इतने हतप्रभ थे कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि होना क्या है और हो क्या रहा है। मेडिसिन तो कोई थी नहीं, हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी थी। मोदी जी के लाख प्रयास करने के बाद, मैंने नाइट को वो सुना था डिस्कशन, जब मोदी जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे रात के 12:30 बजे। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के टैंकर भिजवाइए, वो कह रहे थे हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन भिजवाइए। तो मतलब पीएम इतना वाइब्रेंट था, और देश का गृह मंत्री, मैं कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो एक तरह से नकारा था। वो कोई चीजें मैनेज ही नहीं कर पाए 1 साल के अंदर, जो हेल्थ मिनिस्टर का काम था। कि आपके हॉस्पिटल इस बात के लिए इक्विप्ड नहीं थे कि वहाँ दवा नहीं थी, वो तो एक बात थी, लेकिन लोगों को कैसे एडमिट कराना है, परिवारों की सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करनी है, इस दिशा में कोई काम नहीं। हर्षवर्धन जी उनको कुछ कर नहीं पा रहे थे। स्टेट्स की हालत तो और भी ज्यादा सीरियस थी। मैं ये मानता हूं, अगर देश में मोदी जैसा डायनेमिक पीएम नहीं होता तो देश की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती। उन्होंने 18 घंटे 20 घंटे काम कर करके यहाँ तक बचाने का प्रयास किया। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उसका तो इलाज किसी के भी नहीं होता, ऊपर वाला भी उन चीजों को रोक नहीं पा रहा था। लाइनें लगी थी, आपके क्रीमेशन ग्राउंड्स भरे हुए थे, हॉस्पिटल भरे हुए थे, रोड्स पे लोग फुटपाथ के किनारे फेंके जा रहे थे, ये हालत आ गई थी। तो आप नेचुरली मान सकते हैं कि बच्चों के ऊपर तो इससे एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। उनकी साइकोलॉजी एक जवाब दे गई। बच्चे खेल कूद तो दूर की बात है, खाने और रहने की स्थितियों से भी महफूज हो गए थे। तो ये बड़ा आपातकाल था। इससे बड़ा आपातकाल मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता कि जब बच्चे से लेके बूढ़े तक देश के नौजवान, जो देश का नाम रोशन भी करते हैं हर एपिसोड में, कभी गेम्स में, कभी किसी दूसरी एक्टिविटीज में, वो तक सब डंप पड़े हुए थे। क्या करें क्या नहीं करें किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का आशा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गया है करीब करीब 1 घंटा। तो मेरा कहने का आशय है कि इससे वर्स्ट अफेक्टेड अगर कोई क्लास था तो दे वर चिल्ड्रंस। और वो चिल्ड्रंस चाहे किड्स की शेप में हो, चाहे यंगस्टर्स की शेप में हो, वो सब 15 साल तक 20 साल तक के बच्चे इससे वर्स्ट अफेक्टेड। ऊपर के लोग तो परिपक्व होते हैं, तो कुछ अपने आप को सोच लेते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाए तो चंदा मामा वाली हालत है, उनको बेचारों को समझाया नहीं जा सकता। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जो हमने झेला है अभी तक, वो परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, तीसरी लहर ना आए, और अगर आए तो हमारी लेबोरेटरीज, हमारे हॉस्पिटल्स पहले से बेटर इक्विप्ड हों, और उनमें सारे संसाधन जुटा दिए जाएं एडवांस में कि देश के ऊपर ऐसा कहर दोबारा न पड़े। इस संभावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें और ये परिस्थितियां कभी पैदा ना हो। सबको सशक्त। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, संक्षेप में आपने अपनी बातें रखी। आपके इस आशीर्वाद को लेते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनुजी, संक्षेप में 3-4 मिनट में आप बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया अपने बेटे के साथ कोरोना के इस काल में। जी। Good afternoon, everyone. Happy Teachers' Day. Thank you very much for giving me this opportunity to share my views on the topic COVID-19 and its impact on children. As a parent, मैंने जो अनुभव किया है कि जो ये वायरस था,
कोविड-19 जो सिचुएशन, जो पेंडेमिक हमारी सोसाइटी में आई, उससे बच्चों के बिहेवियर पे काफी फर्क पड़ा है। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज काफी हद तक रुक गई हैं, बच्चों की स्लीप क्वालिटी पे भी काफी फर्क पड़ा है, बच्चों का स्लीपिंग हैबिट्स बदल गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस 2-3 घंटे की होती हैं, उसमें बच्चे उतना फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, सिर्फ स्क्रीन टाइम ही शेयर कर पाते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर काफी चिड़चिड़ापन, काफी गुस्सा, इस टाइप के बिहेवियर देखे जा रहे हैं। बिकॉज मेरा भी जो बेटा है वो 6 साल का है, उसके अंदर मैं भी काफी चेंजेस देख रही हूँ। और हेलो। हाँ कुछ इंटरनेट इशू हो गया था, हाँ मैंने फिर से ज्वाइन किया है। तो मैं यही बोल रही थी कि रूरल एरियाज में बच्चों के पास फोन नहीं है, अगर उनके पास फोन्स हैं तो उनके जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो क्लासेस करते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई काफी हद तक इफेक्ट हो रही है। जी जी। साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने, जैसा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बोला कि काफी बच्चों ने अपने पेरेंट्स भी खोए हैं, कुछ ने सिंगल पेरेंट्स, कुछ ने बोथ द पेरेंट्स। तो उनके ऊपर इतने ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, बच्चे बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल उनके ऊपर फर्क पड़ा है, फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज पे, अपनी पर्सनालिटीज पे। तो ये सब कोविड के चलते ही हुआ है। साथ साथ में एक और पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है कि ओबेसिटी, बिकॉज बच्चे घर में बैठते हैं, वो थोड़ा ज्यादा खाना खाते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हैम्पर हुई हैं, बच्चों का वेट गेन हुआ है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये 90% केसेस में ऐसा हुआ है, ओबेसिटी का केस जो मुझे देखने को मिला है। साथ साथ में बहुत रूरल एरियाज में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब भी देखने को मिल रहा है। बच्चे ज्यादातर वक्त अपना वीडियो गेम्स, टीवी, ऑनलाइन क्लासेस इसमें समय गुजारते हैं, जिससे कि उनके माइंड पे, उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज पे, उनकी काफी हद तक पर्सनालिटीज पे फर्क पड़ा है। तो एज अ पेरेंट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि हम अगर कुछ ऐसा कर सकें, एनजीओ, सोशल वर्कर्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, कि जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं मोस्टली, जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, जिससे कि वो अपनी स्टडीज, अपनी पर्सनालिटीज पे आगे जाके थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपने बहुत सही बातें कही। से जो हो रहा है या जो हुआ था वो कुछ सामने आ रहा है। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल कानपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर सुषमा सक्सेना। सुषमा जी, टाइम बहुत हो गया है, तो कृपया 5 मिनट के अंदर जो है आप अपनी बात खत्म करें। डॉक्टर सुषमा सक्सेना जी। माइक ऑन कर लेंगे। हाँ सुषमा जी बोल रही हैं आप। अनम्यूट आपका तो अनम्यूट करना। अब मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। प्रणाम। हाँ, नमस्कार। जब हम लोग कोरोना के प्रभाव की बात करते हैं, तो जिस तरह से कि डॉक्टर राणा जी ने अच्छी तरीके से जो दर्दनाक हालात रहे हैं, सब लोगों ने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में कहा है, तो उसको तो मैं विस्तार से कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो सभी ने देखा, सुना और कईयों ने एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन एक स्कूल प्रिंसिपल होते हुए मुझे जो लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो बच्चों पे पड़ा है।
खास तौर पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 5 वर्ष से 15-17 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके जीवन में तो पूरी तरीके से 360 डिग्रीज टर्न आ गया, चेंज आ गया। अचानक से जो बच्चा खेलता कूदता स्कूल जाया करता था, पढ़ाई लिखाई करता था, अपने फ्रेंड्स से मिलता था और गेम्स हैं और सभी कुछ सारी एक्टिविटीज में रहता था, सडनली उसको घर की 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया। अब कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक अकेलापन उसे लगने लगा, क्योंकि वो सबसे कट ऑफ हो गया था। अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स से वो बातचीत नहीं कर सकता था। घर में लॉकडाउन में सभी लोग थे, लेकिन सब इतने परेशान और सब इतने बिजी। कुछ अपने ऑनलाइन वर्क से बिजी हैं, ऑफिसेस चल रहे हैं, और अगर मदर भी वर्किंग है, वो ऑनलाइन भी अपना वर्क भी कर रही हैं, और घर में सब लोग के लॉकडाउन की वजह से, घर में रहने की वजह से दिन भर उन्हें काफी सारी रेसिपीज भी प्रिपेयर करनी है, किचन में भी सारा टाइम देना है। तो अल्टीमेटली ये हो रहा था कि अगर वो बच्चा कभी अपने पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके पास भी उतना टाइम नहीं है। धीरे धीरे उसके मेंटल स्टेट ये हो गई कि उसे ये लगने लगा कि शायद वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है किसी के लिए भी, और एक अजीब टाइप का अकेलापन और चिड़चिड़ापन उसमें आने लगा। और वो काफी फोन से भी एडिक्टेड हो गया, बिकॉज वो एक नई चीज थी जो उसके पहले पेरेंट्स उसे मना करते थे कि फोन यूज ना करें। अब सडनली उनको फोन दे दिया गया हर वक्त के लिए, उनके हाथ में है पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ाई तो ऑब्वियसली वो बहुत ही कर्टेल हो गई। 3-4 घंटे की क्लास हुई, 3 घंटे की, 3.5 घंटे की क्लासेस हुई। फिजिकली भी इफेक्ट हुआ, आईज पे इफेक्ट पड़ रहा था, एक ही जगह रहने से और एक्टिविटी नहीं होने से, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने से वेट भी बढ़ रहा था। वो सारा तो था ही, लेकिन जो उसका एडिक्शन बढ़ गया फोन के प्रति, बिकॉज वो सबसे कट ऑफ हो गया, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। अब एक साथी रह गया, वो था उसका फोन। लेकिन अब उस पढ़ाई की आड़ में वो इंटरनेट पे गेम्स खेल रहा है और दूसरे चीजों को, वीडियोस को वॉच कर रहा है, जो कि शायद कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत हार्मफुल था। और इन सब चीजों का उसके मेंटल स्टेट पे असर पड़ा, उसके अंदर एग्रेशन बढ़ गया। अब जब थोड़े सा धीरे धीरे से स्कूल्स खुलने लगे हैं और गवर्नमेंट बोल रही है कि बच्चे स्कूल आए पढ़ें, तो वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति अरुचि हो गई है। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनसे फोन छीन लिया जाए कि अब कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, अब जाओ स्कूल में जाके क्लास अटेंड करो। तो वो जब फोन छीन रहा है तो उसे लग रहा है कि पता नहीं उसकी बहुत ही वैल्यूएबल पोजेशन उससे छीन ली जा रही है। तो वो एकदम उसका एग्रेशन सामने आता है, अभद्र व्यवहार करने लग गया है पेरेंट्स से। यहाँ तक कि कुछ मदर्स मेरे पास में आई, वो कहने लगी कि ये तो अभद्र भाषा में मुझसे बात करता है, अब्यूसिव हो जाता है। छोटा सा बच्चा, क्लास 5 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा, इस टाइप की कंप्लेंट्स हम लोगों के सामने आ रही हैं। और फिर दूसरी चीज, इस दौरान जब ये बच्चे घर में बंद रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको बहुत सारी सैड न्यूज मिली। वो न्यूज देख रहे हैं तो उन्हें मालूम पड़ रहा है इतने हजारों लोगों की डेथ हो रही है, इतने 100 लोगों का ये हो गया, इतने लोगों का क्रेमेशन नहीं हो पा रहा है, इतनी डेड बॉडीज ऐसी पड़ी हैं वैसी पड़ी हैं। कहीं उनको नेबरहुड में किसी के बारे में मालूम पड़ रहा है, कहीं उनको परिवार में किसी के बारे में मालूम पड़ रहा है। तो एक धीरे धीरे उनके मन में, उनके मस्तिष्क में कहीं एक भय बैठ गया कि कहीं ये सारी चीज मेरे साथ भी ना हो, कहीं मेरे माता पिता को कहीं कुछ ना हो जाए। और एक वो जो भय, हर वक्त का भय, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बिहेवियर एक्चुअली कैसा होना चाहिए। ये बात तो जरूर हुई है, अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन्होंने फील किया है कि उनके पेरेंट्स का महत्व क्या है, उनके माता पिता उनके लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन ऐसे भी बच्चे जिनसे कि अभी बात हुई है कि कुछ लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया, मेरे स्कूल में भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनके माता पिता नहीं रहे। अचानक से वो बच्चे में बहुत बदलाव आ गया, वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मान रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि यदि उसने शायद ये करा होता या वो करा होता तो आज उनकी माँ उनके साथ होती, आज उनके पिता उनके साथ होते। हम लोगों ने बहुत काउंसलिंग करके, उससे कांटेक्ट करके, बच्चे से, उनकी क्लास टीचर्स के द्वारा, मैंने पर्सनली भी फोन कर करके कि बेटा आप कम से कम ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन करिए, थोड़ा सा नॉर्मल तो होइए। अगर मम्मी आज नहीं रही हैं
उनके सपने को पूरा करिए, और इस तरीके से बहुत मोटिवेट किया। फिर ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे थे तो वो अपना कैमरा नहीं स्विच ऑन कर रहे थे, वो अपने वीडियो को ऑफ रख रहे थे अपने डिवाइस को। तो उनसे फिर से कांटेक्ट किया गया कि बेटा आप अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन करते, अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करते, हमें कैसे पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो वो एक हीन भावना, एक वो कि शायद मैं फेल हो गया, मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया, मैं अपने पापा को नहीं बचा पाया। तो ये तरीके की जो है चेंजेस बच्चों में देखने को मिले हैं कि वो अपने आप को ही दोषी मानने लगे हैं। अब इसके लिए स्कूल्स को, टीचर्स को और घर में परिवार में जितने भी लोग हैं, इन सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको फिर से नॉर्मल एंड मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसे बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल और बहुत ही इनोसेंट, उनकी वो एज ही नहीं है कि वो एक्चुअल इस पैंडेमिक के इफेक्ट को समझ पाए कि ये सब कुछ, सभी लोग हेल्पलेस थे और जहां पर वो उसका कोई भी दोष नहीं है। और अगर इसी के साथ में अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो जरूर बच्चों के ऊपर कुछ बहुत अच्छा असर भी हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो आ गई है कि चाहे हमारी कोई भी परिस्थितियां हों, हमें अपना काम नहीं रोकना है। जैसे कि आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सब लोग जुड़े हैं और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में भी पार्ट ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखा जाए कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक का ही असर है। तो बच्चों ने ये सीख जरूर ली है और उनके मन में बहुत सम्मान बढ़ गया है सब डॉक्टर्स के लिए और पुलिस फोर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि यही फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं और कोई भी, सब लोग बैकफुट हो गए लेकिन ये लोग हमेशा डटे रहे। तो कहीं ना कहीं उनको भी, अब अगर आजकल आप बच्चों से बात करिए, सब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। मैं डॉक्टर, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, कोरोना को कभी आने नहीं दूंगा, कोरोना को हरा दूंगा, यू नो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी व्हिच इज समथिंग पॉजिटिव। साथ ही साथ में बच्चों में क्रिएटिविटी भी डेवलप हुई है। घर के अंदर रहने की वजह से उन लोगों ने अपने यूट्यूब से कई चीजें सीखी, सिखाई और उसको यूज किया, तो अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव किया है, अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट्स को इम्प्रूव किया है, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं उनकी पढ़ाई लिखाई किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी छोटे से उसमें होकर रह गई है, नॉट ऑल दैट एलैबोरेट एंड नाइस, बट यस मैनेज हुआ, 1.5 ईयर निकल गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है हम लोग सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो ये कि हम अब ऐसे बच्चे जिनके ऊपर इस कोरोना महामारी का और लॉकडाउन का नेगेटिव असर हुआ है, धीरे धीरे उनके मन से वो भय को निकालना है और उनको फिर से नॉर्मल मेन स्ट्रीम लाइफ में लाना है। आप फोन संभालिएगा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। दिस वाज एन ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और डॉक्टर सक्सेना ने जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जो है कोरोना के बताए। ये हम लोग के आम लोगों के एक्सपीरियंस हैं। अब जो है विशेषज्ञ इस क्षेत्र के वो क्या महसूस करते हैं, उनमें अभी डॉक्टर समीर भी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, समीर पारेख। तो पहले हम डॉक्टर गौतम साहा जी को सुने। डॉक्टर साहब आप बताएं कि जो डॉक्टर सक्सेना ने कहा, वे प्रिंसिपल हैं, आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? Thank you, Dr. Awasthi. Mr. Awasthi, it's a really great privilege to participate here. And my thanks to Authors Guild of India for organizing such an excellent program here. I just share my slides. So, I want to discuss regarding the psychological stress in children and during the pandemic situation. आप जानते हैं कि कोई भी बारे में आप बात कर सकते हैं, तो you have to know the history of this illness, why we are so get afraid, because all the psychological stresses, जो भी हमारा मानसिक चिंता जो भी हो रहा है, जो मानसिक जो असुख जो मेंटल इलनेस जो फॉर्म कर रहा है, आउट ऑफ दिस स्ट्रेस
it is because of uncertainty. We don't know what is happening. आप लोग को जानना चाहता है ये जो कोविड-19 हो रहा है उसका पहले भी दोनों इन्फेक्शन था. इसको एक को बोलता था SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड नंबर 2 इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसको बोलता था मार्स. बट वो क्या होता है, वो दोनों का SARS almost infected 20 to 30 countries. That means 20 से 30 देश को इन्फेक्ट किया था. उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था. लाइक इसका मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 10% to 20% था. मार्स का मोर्टेलिटी रेट 34% था. But if you see the COVID-19, in the initial period, the mortality rate was 3% only. And that means 100 जन लोगों में 3 जन लोग को डेथ हुआ था. But अभी it is less than that also. It's almost 1.5. 1 से 2 लोग मरते हैं. But we are very much afraid of it. Why? Recently, you can understand that triple mutant variant has come, Delta wave, which is mostly started with Maharashtra, Delhi, and even West Bengal, Kolkata bhi hai. So, what are the strategies India government has taken to combat this situation? If you ask me, the best strategy is test, trace, and treat. अतः सबको हम टेस्ट करेंगे, सब लोगों को, जिसको मिलेंगे रोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे. But country like India, where the population is 140 crores, it is very difficult to apply. 140 करोड़ लोगों के कैसे करेंगे हम ये? So हम लोग क्या किया? सोशल डिस्टेंसिंग किया, लॉकडाउन किया. ये सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग गलत तरीके से सोचता है. सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन आप सबको साथ बंद कर दो कनेक्शन. इट इज अ बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग. You can make distance with physical with others. You can connect with them over telephone. You can talk to them over telephone. It is very important and you have to do. And for this only, it is a very simplified way why we do this, because this social distancing and lockdown, what we can do, we can slow down this process of the infection, that at a time acute case ज़्यादा नहीं होगा. We can build up our healthcare system and we can treat the acute case as much as possible with the best healthcare system. So what are the mental health issues which are related to COVID-19? क्या क्या होता है, मानसिक क्या क्या प्रॉब्लम होता है? एक तो एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, डिप्रेशन होता है, हताश अवसाद रोग भी होता है. समटाइम्स घर में रह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड भी होता है. कभी कभी पैनिक होता है, फोबिक डिसऑर्डर होता है, इवन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसका हाई उसका भी ज़्यादा हो जाता है. इवन आफ्टर द when this phase will go down, then after that there will be a पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है. और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को लिए एवं एडोलेसेंट्स के लिए इस टाइम में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी ज़्यादा होता है. एंड इंटरनेट एडिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रियलाइज. ये भी हो सकता है. सो क्यों ये सब होता है? why these mental problem, mental issues comes out of this pandemic situation, out of this lockdown and social distancing, whatever implemented here? Because number one, I told the uncertainty. We don't know. Most of us don't know कितने लोग मरता है, क्यों होता है. हम लोग जानता है कोविड होंगे तो मर जाएंगे, but this is not the fact. लॉकडाउन में क्या होता है? We are very much lonely. Social isolation feel होता है. And there are online classes also. Ma'am बोला था, sometimes online classes is very much needed, though it is not reached to the rural area. There are some limitations out of this because it is only restricted to the metro cities. But still, online classes for 3 to 4 hours, or maybe more than that, it is definitely detrimental to the students also sometimes. So you have to think how many hours we will do that. And also what ma'am mentioned, that some children
lost their one parent or maybe the both parents. This is a huge mental trauma to that kid. If you see the children, you know that below 18 years, 18 साल के नीचे में इंडिया को चिल्ड्रन का जो है वो 472 million, almost 39% of this 472 million represent करता है 18 साल के नीचे, and 29% of the figure constitute the children between the age of 0 to 6. So children, number of children is very important if you see the as far as population is concerned. And barely half of the children in India finish their primary school. Dropout rate is very higher for the female also. That is why 40% of the adult women in India only can read. So sometimes बच्चा क्या होता है, very much angry होता है, fed up होता है, isolated feel करता है. तो इसीलिए हम लोगों का क्या करना है, एवं मैंने पहले भी बोला जो डिस्ट्रेस होता है ड्यू टू द डेथ ऑफ नॉट ओनली पेरेंट्स, डेथ ऑफ नियर और डियर वंस, डेथ ऑफ ग्रैंडमदर और ग्रैंड हु इज वेरी मच अटैच्ड टू दिस किड्स. सम किड्स हैव सम प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस, सम मानसिक समस्या है, इसमें ट्रीटमेंट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है दिस कोविड पीरियड में, उसमें उसका प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है. दे कैनॉट रीच आउट देयर थेरेपी क्लासेस, दे कैनॉट reach their mental health professionals, maybe the psychologists, psychiatrists. That will be one of the reasons the problem aggravated. And sometimes their parents, maybe they are quarantined. That also increase their problem. So what to do? First and foremost thing is you should be very much empathetic. Whenever any kid, you just listen to them, what they are saying, what they are asking, क्या बोल रहा है, आप सुनिए. Children need extra love and attention from the adults in this difficult time. You have to take care much. Normal time से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस लोगों को. Keep them in contact with their friends. Yes, social distancing there. I mentioned it earlier also. You have to connect them over telephone with their friends, with their teachers, as teachers said last time. The principal ma'am was saying, and they provide assurance whenever needed. Listen to them. Whatever the question, try to answer them. If you don't know, if parents don't know, you ask other people and try to answer every queries asked by your kids. So managing children in their anxiety is very important. Do not avoid question related to COVID-19. Give them the clear ideas. Engage them indoor activities. अब भी लॉकडाउन में है तो वो बच्चा लोग तो स्कूल जिस स्टेट्स में अभी तक रीओपन नहीं है, most of the states I am drinking. So give them some time, engage them some indoor activity start, like puzzle, exercises, yoga and dancing. And it is also very important, make the routine learning at home. It is not that अभी स्कूल नहीं जाता है तो routine learning नहीं होगा. You keep them busy with the routine learning, keep them make a routine. The hours they will play, they will mix with others, they can talk to their friends, and the morning time they can do some yoga or mindfulness, some exercises. Make these habits the good habits, and also nurture their talent, hidden talents. जो है, maybe they like painting, maybe they like singing, so encourage them to do this, because that will also improve their mental health. And I told earlier also, the internet addiction in this period is very, very, very important, especially the social media जो है, you have to keep your eyes on them, beware of posts that the traffic in fear, minimize the watching, reading, listening COVID-19 that causes you feel anxious. So that should be minimized. Let them understand what is fact, what are the information they are getting out of social media. That should be checked by properly their authentic sources. Whenever you get any message, don't forward it immediately. Think
At least take 20 seconds to research before sharing, because maybe their authenticity is not right. They may be the misinformed, and they do not spread misinformation about the prevention or cures. Uncertainty sucks, and get used to it, get prepared for it. So be busy with work. बच्चे लोगों को some लगाओ, distract yourself, and जो बच्चा उसको negative emotion से, reading books, music, seeing the TV, some good program, nurturing the hidden talent. I already mentioned I have, and they eat well and drink plenty of foods. Nutritious diet is also very important during this stage. So what is not advisable? Because if child is adolescence age, there is a chance of some addiction or getting addicted to tobacco or alcohol. Like they skip these eyes, and nobody should be allowed to do all these things during this period, because the chances is more. There are different studies have happened that in this pandemic period, the addiction is very much increased in the young age. Regarding the school reopening, we have made an authentic report from the Indian Psychiatric Society that COVID-19 and children mission school reopening. And you know that we wrote to the Minister of Health, Central Minister, and also Child Welfare Minister, and also Education Minister, and wrote to different Chief Minister of the states, because the school reopening is very important. We think reopening can be possible, with why reopening is needed and how it can be opened. There is a guideline there, and we have sent to all the political person, like health minister, central health minister, also the child and welfare ministry, and also as well as to the educational ministry of the central. So in summary, in order to avoid mental health effects of COVID-19 infection in children and adolescents, they need to avoid excessive exposure to COVID-19 media coverage. This is very important. Maintain a healthy diet and positive lifestyle, and reach out to others for the comfort and consolation that the situation will soon be obtained. Family should give proper attention to their children, the most important point, and parental role is very important to keep the kids mentally healthy. Take help of mental health professional if emotion worsens. Whenever it is out of control, don't hesitate. Go to any mental health professional for help. Thank you so much. Good mental status in difficult times may win you the battle more easily. Thank you so much. Thank you, sir. This was such a comprehensive presentation. We understood what the problem is. We also understood what are the ways how to get it out, क्या क्या उसके solutions हो सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, हम सब के लिए बहुत लाभदायक है. डॉक्टर समीर पारिक से बात हुई थी कि वो उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे वे, तो डॉक्टर साहब, may I request you to kindly make your presentation, डॉक्टर समीर पारिक. गौतम साहा सर के बाद बोलने का बहुत कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना? So when Gautam Saha speaks, he puts in everything in perspective. So I have very little to say. Absolute pleasure, sir, seeing you after a long time, and you look younger day by day. It's I think that's what you should teach everybody. How does Gautam Saha maintain his youth and energy and everything about you? Pleasure, sir. Thank you. Thank you to meet you. Really, really nice meeting. Maybe the virtual will meet in Delhi. Yes, sir. ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है कि हम लोग क्या ठीक नहीं हुआ, क्या ठीक नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचें, क्योंकि वो ऑब्वियस है. पर मुझे ये भी लगता है कि कोविड से बहुत ज्यादा लर्निंग्स भी हैं. Whereas the society needs to look at what we could have done different, what are the learnings that in future we are better equipped, socially also,
and psychologically also, not just in terms of our facilities. But मुझे ये लगता है कि जो हमने सीखा है उसके अंदर के जो पॉजिटिव्स हैं वो भी अपनाना उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोविड हमें बहुत पॉजिटिव लर्निंग्स भी देके गया है। मैं कुछ पॉजिटिव लर्निंग्स की बात करता हूँ। हम बहुत स्कूलों में बात करते हैं, पिछले एक साल में वी हैव कवर्ड मोर देन a few thousand schools, a few million lives that we've touched, whether it is school students, college students। और मैंने देखा है कि जब भी लोग बात करते हैं कि बच्चों पे ये असर, बच्चों पे वो असर, मुझे लगता है कि कभी बच्चों से भी तो पूछ के देखें। मेरे हिसाब से बच्चे इस पूरे पेंडेमिक का बेस्ट रोल मॉडल रहे हैं। ओवरनाइट वो घर पे बैठना सीख गए, घर पे ऑनलाइन सीखा। वो एक अलग बात है कि पहला पीरियड अपने पजामे में बेड से करने का जो अपना ही एक मजा होता है, जो हमें और आपको कभी मिला नहीं, बच्चों को मिला है। एंड दे हैव बीन रिमार्केबली पॉजिटिव। और शायद इसीलिए हम लोग भी हैंडल कर पाए हैं, क्योंकि ये जो दो ग्रुप्स हैं, जीरियाट्री पॉपुलेशन, हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चों ने कोविड को बहुत बेहतर तरह से हैंडल किया। इसमें कोई आपको साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है ये सुनने के लिए, जानने के लिए कि बच्चों के लिए खेलना जरूरी है, दोस्त जरूरी है। लेकिन वो सारी चीजें तब मुमकिन है जब हम फिजिकली, मेडिकली सेफ हो। Of course, children should go to schools, but children should go to school when we are sure that we will not put them at risk. दोनों चीजें इक्वली जरूरी है। इसमें कौन ज्यादा कौन बड़े की वैल्यू नहीं है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बट कमिंग बैक टू द पॉजिटिव लर्निंग, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव लर्निंग हुई। सबसे पॉजिटिव लर्निंग हुई है कि हमें रिश्तों की अहमियत समझ में आई। सोशल मीडिया ने रिश्तों को डाइल्यूट कर दिया था। फॉलोअर्स की लिस्ट के बीच में हम ये भूल गए थे कि रियल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। वो अभी समझ में आ गया। कौन दोस्त थे, कौन फॉलोअर थे, कौन सोशल मीडिया था, कौन रियल में हेल्प करा। स्कूल के एलुमनाई फिर से जाग गए, क्योंकि वहीं पे सारे हमारे बचपन के जो सबसे रूटेड फ्रेंड्स थे वो सारे निकल के आ गए। दूर दराज के कनेक्शंस वापस जुड़े, एक्सटेंडेड फैमिलीज फिर एकजुट हुई, लोगों ने एक दूसरे की फिर मदद करी। RWS को फाइनली ये समझ में आया कि हम लोग एक दूसरे की मदद करके काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर करेंगे। किसकी गाड़ी कहाँ पार्क है उसकी वैल्यू कम थी, किसके घर पे खाना पहुंचाना पाए वो अपने आप रोल आ गया। सो ये जो टुगेदरनेस वाला कंपोनेंट आया है वो रिमार्केबल है। मैंने कोविड के समय खास करके दूसरी वेव में इतने लोगों से बात करी है जिनको मैं कभी नहीं जानता था। 19-20 साल के युवा जो लोगों की मदद कर रहे थे, सोशल मीडिया के कुछ यंग लोग, किसी के लिए बेड, किसी के लिए ऑक्सीजन, किसी के लिए खाना, कितने लोगों ने कितना रिमार्केबल काम किया। तो द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड द मीनिंग ऑफ ऑल्ट्रुइज्म, डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, ये दो चीजें कोविड में हमने डेफिनेटली सीखी है। तीसरा फॉर चेंज हमने सीखा है कि सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली। आज हम ये भी जो कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू है, हमने इंफॉर्मेशन गई, हाँ फेक न्यूज भी आता है, प्रॉब्लम भी आती है, अफवाहें भी आती हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन भी यहीं से मिली है। तो अब ये हमें सीखना है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए, मैं इस पर नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है हमारे सोचने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें देखना तो फिर भी देखेंगे। हम आपस में डिस्कशन कर लें उसकी बहुत वैल्यू नहीं है। वी नीड टू मेक चिल्ड्रन मीडिया लिटरेट, विच मीन्स आप उनको वो empowerment ने skills की, that children have the literacy component of dealing with media। हम और आप भी कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं गलत इंफॉर्मेशन के। सो अगर मीडिया लिटरेसी स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनता है तो बच्चों की मीडिया इंटरफेस बेटर हो जाती है। तो हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के साथ बहुत बात करी है और बहुत बच्चों ने बहुत सुंदर काम किया। सो ये जो एक चीज थी हमने सीखी। दूसरा हमने सीखा कि हमारी स्पीशीज में क्या रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी है। ओवरनाइट हम वर्क फ्रॉम होम आ गए, ओवरनाइट हमने ऑनलाइन काम शुरू किया, ओवरनाइट हमने सारा कुछ किया। और a society, a world that was able to hold Olympics and Paralympics in the middle of a pandemic is a reflection of the adaptability and the resilience of humankind, which needs to be celebrated. It's a remarkable thing. We've also learned that minimalistic living was possible. सिर्फ रेस्टोरेंट में जाना और विंडो शॉपिंग करना और मॉल्स में जाने से जिंदगी नहीं जाती, ये भी बात समझ में आ गई है कि घर में अपने परिवार के साथ बैठ के बहुत अच्छा समय बीत सकता है, ये भी समझ में आया। थर्ड एंड फर्स्ट जनरेशन के रिलेशनशिप बेटर हुए, वो भी हमने यहाँ पे देखा। मैंने लोगों को आधी टैबलेट्स एक्सचेंज करके देखा है, ये देखा है कि अच्छा तुम्हारे ऑक्सीजन की अब जरूरत नहीं है, अब जो हमारा, ये सारा भी देखा है। तो बहुत पॉजिटिव भी आए हैं
और सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस सेल्फलेसनेस के साथ काम किया है वो रिमार्केबल, और आने वाली पीढ़ियों को ये पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे एक 27, 28, 29 साल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ अपने आप को रिस्क में लेके, अपने परिवार को रिस्क में लेके भी काम कर रहे थे। दीज आर लर्निंग्स वी नीड टू हैव, बिकॉज ना हमारी हिस्ट्री में, ना हमारी मेडिकल एजुकेशन में कहीं भी हमने पिछले पेंडेमिक के बारे में नहीं पढ़ा है। तो अब आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो, तो हमें इस पेंडेमिक के बारे में, इससे क्या सीख मिली, इसके बारे में करना जरूरी है। कोई दो राय नहीं है कि पेंडेमिक ने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नया फोकस लाया है, वो ऑब्वियस था क्योंकि डिस्ट्रेस इतना है। पर मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ फोकस में डिजीज और डिस्ट्रेस के अंतर को समझिए। हर एक परेशानी बीमारी नहीं होती है, और हर एक प्रॉब्लम के लिए साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे देश में कि हर एक परेशानी के लिए उनके पास। हाँ, परेशानी के लिए मदद मांगना जरूरी है, विच इज हेल्प सीकिंग बिहेवियर बढ़ना जरूरी है। अब वो हेल्प दवा की भी हो सकती है, परेशानी की भी हो सकती है, इकोनॉमिक सपोर्ट की भी हो सकती है, और वो जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन की भी हो सकती है, वो हम अपने हिसाब से देखें। Expertization is not a solution for mental health for a country like ours. Advocacy by everybody is one of the solutions. Digital mental health is the biggest solution. Why? Because digital mental health से last mile connectivity आती है। डिस्ट्रिक्ट, विलेज लेवल पे भी आप साइकियाट्री, साइकोलॉजी पहुंचा सकते हैं डिजिटल से। It takes one smartphone to make it reach. But the key is focus on lifestyle, focus on social support. Social support से बड़ा कोई और solution ही नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए। और उसके बाद यस, अगर परेशानी आए तो एक्सपर्ट हेल्प लेनी है। ओवर एक्सपर्टाइजेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। कोविड पेंडेमिक के बाद क्या मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, कौन सी होगी, उसमें बहुत समय बाकी है। उस एनालिसिस में, उसका डेटा आने में भी समय है। अभी ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रेस इंक्रीज। डिस्ट्रेस क्या है? मेरे परिवार में किसी को हुआ, मुझे डिस्ट्रेस होगा, मुझे हुआ डिस्ट्रेस होगा, अगर हमारे नजदीक में किसी को हुआ डिस्ट्रेस होगा, अगर बेड्स नहीं मिल रहे डिस्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई डिस्ट्रेस होगा। डिस्ट्रेस इज नॉट डिजीज, एंड मोस्ट सॉल्यूशंस ऑफ डिस्ट्रेस आर इन द कम्युनिटी, इन आवर सपोर्ट सिस्टम, इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ये मुझे लगता है हमें फोकस करना जरूरी है। तो यहां से आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्कूलों के लिए मेरे हिसाब से 2-3 चीजें जरूरी हैं। इट इज टाइम के मेंटल हेल्थ करिकुलम को हम अपने एजुकेशनल सिस्टम के साथ जोड़ें। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हम बच्चों को और टीचरों को सिखाएं। मीडिया लिटरेसी को इंटीग्रेट करें स्कूलों में और कॉलेजेस में। कॉर्पोरेट इंडिया को मेंटल हेल्थ आउटकम्स के बारे में सोचने की जरूरत है। Profit and loss, EBITDA, and mental health outcome. That how many people stayed positive, how many people are struggling, what help did you give, and psychological first aid for employees in corporate health also. Create digital mental health to the last mile connectivity with the government and the NGO sector and the private sector, so that किसी भी district village level पे भी किसी को अगर expert की जरूरत हो तो वो उनके मीलों ना होने के कारण वहां तक ना पहुंचे। इसको हमें बंद कर देने की जरूरत है। लॉट्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन हेल्पलाइंस अलग अलग भाषाओं में, वर्नाकुलर्स में, उनके बारे में हर पॉपुलेशन को पता हो, जिससे आपको स्ट्रेस आने में आप किसी को फोन कर सके। हम एक हेल्पलाइन चलाते हैं 14 लैंग्वेजेस में। We are a small system doing it in a limited way, but if across the country if everybody can start doing it, then it will make a huge difference, and that's what helpline serves. और लास्ट बात जो मैंने शुरू में भी कही थी, एडवोकेसी की जरूरत है। आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे हैं, आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट बने, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बने। सही जानकारी, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, सॉल्यूशन, गुड मीनिंगफुल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इन योर ओन ग्रुप्स एंड नेटवर्क्स, वो करने की जरूरत है। सकारात्मक का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो हमारे अपने अंदर से आती है, कि बाहर से लेके नहीं आती है। कोई किराने की दुकान पे नहीं बिक्री है 1 किलो लेके आ जाएंगे। इट कम्स फ्रॉम विद इन। सो पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी, होप थ्रू एक्शन। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। सोचें, और ये सोचें कि आपने क्या किया। होप थ्रू एक्शन। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Social support is the best health. And the second very important point which you stressed was
डिस्ट्रेस इज नॉट डिसीज। आमतौर पे हम लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, उसी को बीमारी मान लेते हैं। शायद इसी कारण तब हम लोग को साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। आपने सभी जो पूरी समस्या है उसको इतने सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसा लग रहा था कि आप बोलते जाएं और हम लोग सुनते जाएं। इट वॉज इन सिंपल लैंग्वेज यू प्रेजेंटेड द एंटायर सिनेरियो। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। और चूंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम बोलूं। हमारे साथ डॉक्टर वरुण भार्गव हैं, न्यूरो सर्जन। डॉक्टर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो डॉक्टर समीर पारक और डॉक्टर गौतम ने कहा? और हम लोग बिल्कुल शॉर्ट अवस्थी रहेंगे। जी जी बिल्कुल अवस्थी जी, मैं एक क्लिनिशियन हूँ और ये लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और मैंने कोरोना को हॉस्पिटल में देखा। और मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, मैं देखता हूँ रोजाना हमारे जो यंग लोग हैं 20-22 साल के, 17 साल के, 18 साल के, अचानक एक्सीडेंट होता है और वो खत्म हो जाते हैं, तो उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है। मैं बच्चों को 3 हिस्सों में बांटूंगा, शिक्षा के संबंध में मैं बात नहीं करूंगा। एक बच्चा है जो 3, 4, 5 साल तक का है। दूसरा बच्चा है जो 5 साल से ऊपर है, 8वीं 9वीं क्लास तक पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा है जो 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ रहा है और उसके बाद में उसको किसी ना किसी लाइन में जाना है। तीनों पे अलग अलग किस्म के असर पड़े। जो सबसे छोटा बच्चा है, जिसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, बिल्कुल छोटा बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ है, माँ ही उसके लिए दुनिया है। और जब माँ बाप को वो स्ट्रेस में देखता है, माँ बाप को ये देखता है उनका घर का कोई खो गया अथवा उनकी नौकरी छूट गई, जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, और उसकी वजह से उनके घर में क्लेश चालू हो गया। उस बच्चे के ऊपर जो मानसिक असर पड़ता है वो अलग किस्म का मानसिक असर है, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी है, उसे घड़ा बनना है। और उस पे जो असर पड़ा, घर में खाने को कुछ मांगता है, नहीं मिल रहा, सब चीजें रेस्ट्रिक्ट है। कोई कह रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी से खत्म हो रहा है। कोई कह रहा है कि हम इतने, हमारी नौकरी शहर में छूट गई, हमें माइग्रेट होना है। तो उस समय में, और इसके अलावा दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इन सब चीजों की जो घर में आपस में होता था, और उसके बाद में जो उनके माँ बाप को वो बच्चा देखता था कि वो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, तो उस पे बहुत अधिक मानसिक असर हुआ। अभी तो वो प्ले स्कूल में पढ़ता था, अब वो प्ले स्कूल में जो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी प्राणी जो है उन्मुक्त वातावरण में जीना उसका एक स्वभाव होता है। उन्मुक्त वातावरण खत्म हो गया और उन्होंने, पढ़ाई का भी उस पर इतना स्ट्रेस नहीं है। हालांकि आज के दिन में हम बच्चे को 2.5-3 साल में ही स्ट्रेस इतना दे देते हैं, तो उस पर एक अलग किस्म का असर पड़ा। दूसरा, जो बच्चा पहली दूसरी क्लास से और 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ रहा है, उसका एक रूटीन जिंदगी थी। उस रूटीन जिंदगी में स्कूल जाना, तैयार होना, होमवर्क करना, ये सब तो छूटा, लेकिन साथ में उसको माँ बाप से वो कुछ मांगता है और उसे नहीं मिलता। चाहे वो उसके माता पिता की तनख्वाहें कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो वो एक उच्छृंखल बालक बन जाता है और ऑनलाइन में कितने समय रहेगा, वो क्या करेगा, क्या खेलेगा, कुछ उसे पता नहीं है। तीसरी बात ये थी कि भविष्य का किसी को नहीं पता था, ना आज भी पता है कि ये भविष्य कब तक चलेगा। तो ये समस्या भी, वो थोड़ा समझदार था। वो, अगर कोई उसकी माँ बीमार है, उसको अलग कर दिया गया, वो समझ जाता है कि मेरे को माँ से इसलिए अलग किया गया है, मेरे पिता से मुझे अलग किया गया है। किसी के परमानेंट डैमेज हो गए, जैसे लंग के डैमेज हो गए, उसको हम कुछ नहीं करते, तो आदमी की करते हुए मूड होकर के देखता रहता है, बस ये तो जा रहा है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जो इलाज था, आज तक कोई एस्टेब्लिश इलाज अभी तक नहीं आ पाया। इलाज बदलता गया, कभी क्लोरोक्विनीन पे गया, कभी आइवरमेक्टिन पे गया, कभी रेमडेसिविर पे गया, उनकी कालाबाजारी होने लगी। तो आज भी हम अभी समुद्र के बीच में ही है, किनारा अभी भी नहीं मिला है हमारे को। तो उन बच्चों का अलग किस्म का उनके ऊपर बर्डन आया। अब पैसा नहीं है, गरीब परिवार है, पैसा नहीं है, कोई
दिहाड़ी मजदूर वाले यानी डेली कमाने खाने वाले हैं, किसी का खोमचा है, ठेला है, उनके बच्चों पे अलग किस्म का असर पड़ा। और उसके बाद में आज के दिन में एक अंधी दौड़ है कि भाई हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, CA बनाएंगे। उसके लिए 6ठी 7वीं क्लास से उनकी कोचिंग चालू हो जाती है। और जब आप फिनिश लाइन पे पहुंच रहे हैं, यानी आपका 10वीं का एग्जाम आया या 12वीं का एग्जाम आया, उस फिनिश लाइन पे आपको पता ही नहीं कि होगा क्या। एग्जाम होंगे नहीं होंगे, एडमिशन होगा नहीं होगा, आप किस कोर्स में जाएंगे। तो वो बच्चा भी देखता कि मैं तो 5 साल तक एक ही दौड़ में दौड़े जा रहा था, और उस दौड़ के अंदर अब समस्या ये है कि आज के दिन में जो शिक्षा है वो बिजनेस की तरह चली गई है। अगर आपको किसी को विदेश में पढ़ाना है तो विदेश में पढ़ाने के लिए करोड़ों में आपको देना पड़ता है। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, हम भारतीय इसलिए बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हम ऐसा नहीं करते सब कुछ खर्च कर देते अमेरिकियों की तरह। क्रेडिट कार्ड पे हमारी जिंदगी नहीं चलती, जैसे 2008 में उनका क्राइसिस आ गया था। तो हम लोग इसलिए बच गए क्योंकि हम भारतीय हैं और हम चीज को बचा के रखते हैं, इसलिए हम बच गए। कुछ हमारे पास रहता है, जो हमारी लेडीज हैं वो सोने को बचा के रखती है कि मुसीबत आएगी तो हम उसे काम में लेंगे। तो हमारी भारतीयता ने हमें बचाया। आज इसके अलावा जब बच्चा ये देखता था कि भैया माँ बाप इधर से उधर दौड़ रहे हैं, किसी चीज के लिए दौड़ रहे हैं, और थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया है वो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ कि इनकी क्या करूं, और वो देखता कि मैं कुछ मदद कर नहीं पा रहा, तो वो एकदम से हताश होकर बैठ जाता था। अब स्थितियां थोड़ी थोड़ी सुधर रही हैं। डॉक्टर समीर पारिक ने काफी पॉजिटिव बातें बतलाई, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में मैंने देखा डॉक्टर्स भी जो थे, हम सभी डॉक्टर्स को नॉर्मल, जो हम, जैसे मैं ब्रेन का ऑपरेशन करता हूँ, हमें भी कहा नहीं आप तो सब कोरोना का इलाज कीजिए। एंडोक्राइनिस्ट है, उसे भी कहा, क्योंकि बर्डन इतना अधिक आ गया। तो अगर किसी के दांत में दर्द हो गया तो वो बेचारा 3 महीने तक दांत के दर्द से ही पीड़ित रहा। अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसको एक्यूट नहीं है तो उस बच्चे को अगर 2 महीने दांत के दर्द से पीड़ित होकर के, क्योंकि वो डॉक्टर भाग गए, नहीं मिल रहे, क्या करे। मेरे पास फोन आता है तो सब क्या करे बच्चे के दांत में, मैं कहता भाई ये दवाई ले लो, दांत का ट्रीटमेंट तो अभी हो नहीं सकता। और उस टाइम ना तो साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना साइकेट्रिस्ट अवेलेबल थे, एक तरह से आग लगी हुई थी। उस आग में हम क्लिनिशियंस ने जितना हो सकता था पानी डाल के उसको ठंडा करने की कोशिश की। रिसर्च वर्क चल रही है, भगवान करे कि कुछ ऐसा निकल आए जिससे हम इससे बाहर निकल पाए। और अधिक समय नहीं लूंगा, बस धन्यवाद कहूंगा। जी जी जी, आप सब लोगों ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इसी कारण से लोगों ने कहा कि ईश्वर के दूत थे डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने सही समय पर सही इलाज किया। और पहली बार लोगों के सामने स्पष्ट होकर आया कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, वो देवदूत होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है यहाँ पर, और वो हम सबका इलाज करते हैं। मैंने कहा कि टाइम कम है, हम लोग चाहते थे कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो, कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे पास हैं। हिमांशी जी, हिमांशी खन्ना, आप थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि कुछ 2:45 में ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखें जी। सबसे पहले थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इतने सारे रेनाउंड नेम्स के साथ आई एम एबल टू स्पीक, सो थैंक यू सो मच। एंड ज़्यादा कुछ अभी रह नहीं गया है मेरे बोलने के लिए, बिकॉज जो मुझसे पहले जितने भी डॉक्टर्स आए हैं सबने ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे से अपनी बात को आगे रखा। मैं PGDAV कॉलेज के साथ जुड़ी हूँ और साथ में मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही ब्रीफ में अपना सिर्फ एक्सपीरियंस ही थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। और आज यहाँ पर जो भी मैंने सबको सुना, मैंने उससे क्या सीखा या मेरे को उससे क्या इंसाइट मिली कि हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं और हम कैसे कैसे आगे बढ़े। जैसे कि अभी डॉक्टर समीर ने बताई सारी की सारी पॉजिटिव बातें, तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमें हर चीज के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग खुद डील कर सकते हैं, और हम लोग अगर देखें तो हम कल्चरली वेल इक्विप्ड हैं उन चीजों को डील करने के लिए। अगर हम अपने कल्चर को देखें तो हमारा एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हम सब जानते हैं आपस में कैसे रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले दादा दादी के साथ कैसे रहा जाता है, उनसे क्या सीख मिलती है,
पेरेंट्स की गाइडेंस क्या होती है। इसीलिए शायद इंडिया जैसे देश के अंदर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया। हम लोग बहुत सी चीजें घर पर बैठकर ही ट्रीट कर सकते हैं, बहुत से मैटर्स घर पर बैठकर ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा आपके सामने कोई परेशानी लेकर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके साथ डील कैसे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को वहां पर सॉर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो एज अप्रोप्रिएट, मतलब हर एज ग्रुप का बच्चा अलग तरीके से वो साइंस और सिम्टम्स शो करता है। वो आइडेंटिफाई करना अगर हम समझ जाएं या हमें कहीं से उसके रिलेटेड नॉलेज मिल जाए तो हम लोगों के लिए वो आसान होगा। जैसे कि अभी सर ने बताया कि 3 से 6 साल का एज ग्रुप होता है, काफी छोटा एज ग्रुप होता है। इस तरीके के बच्चे के अंदर इमोशनल और सोशल लेवल पे डेवलपमेंट चल रही होती है। तो ये सारे बच्चे हैं, ये आपको एकदम विस्तार में एक्सप्लेन नहीं कर सकते इनके साथ क्या दिक्कत चल रही है। यहाँ पर ज्यादा आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी शो करने लगे, चिड़चिड़ापन शो करने लगे, बच्चे का मन ना लगने लगे किसी चीज में, इनअटेंशन हो जाए बच्चे को, बच्चा ध्यान ना दे पाए, और बच्चे के खाने पीने के सोने के पैटर्न्स के अंदर अगर चेंज आने लगे तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्पेसिफिकली सिर्फ पैंडेमिक की बात नहीं है, अदरवाइज भी ये सारे के सारे आइडेंटिफायर्स हैं जिनको अगर आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है और मैं उसको कैसे एड्रेस करूं। पेरेंट्स के लिए इतने छोटे बच्चों को अटेंशन देना सबसे इम्पोर्टेंट है। इतने छोटे बच्चे के लिए अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम सब ने ये चीज सफर करी कि पेरेंट्स साथ में काम भी कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिक्स्ड हो रही है। तो यहाँ पर एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ फैमिली आपको डिस्कस करने की जरूरत है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है या आपकी फैमिली के कंट्रोल के बियॉन्ड है, तब आप लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अगर हम इसके बाद वाला एज ग्रुप देखें, ठीक है, जो थोड़ा सा स्कूल गोइंग एज ग्रुप होता है, 18 साल तक के बच्चे अगर हम देखें, 7 से 18 साल के बच्चों तक, वहां पर भी वैसे काफी वेरिएशन है, लेकिन मैं जनरल अगर मैं बात करूं तो इन बच्चों के साथ बिहेवियरल लेवल पे प्रॉब्लम्स बहुत देखी गई कि बच्चों के बिहेवियर में बहुत मेजर चेंज आ जाता है। जैसे कि बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, बच्चा टैंट्रम शो करने लगेगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही करना है, मेरी बात मानो, अपनी कंडीशंस आगे रखने लगेगा बच्चा। हो सकता है बच्चा अपने पीयर्स के साथ कट ऑफ करने लगे, अपने जो फ्रेंड्स से हैं या तो उनसे बिल्कुल ही बात ना करे या उन लोगों के साथ ओवर कनेक्ट करने लगे। अगर ऐसा होने लगता है कि बच्चा आपसे चीजें ना शेयर करके छुपा कर अपने दोस्तों की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ ऐसी है जो बच्चे की कैपेसिटी के बियॉन्ड भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी इमोशनल और मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ऐसे में बच्चे से कैसे कन्फ्रंट करना है, बच्चे के सामने बात कैसे रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एज अप्रोप्रिएट टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का मैच्योरिटी लेवल क्या है। ठीक है, अगर आप 2 बच्चों को एक साथ डील कर रहे हैं, वो पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, तो छोटे बच्चे के सामने बड़े से किस तरीके से बात करनी है, वो प्रॉब्लम क्या फैमिली के सामने शेयर करने लायक है या नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे जैसे यहाँ पर एक पेरेंट बैठे हैं, हम सारे टीचर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टीचर्स हैं, हम मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम सबको ही रोज एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज पेरेंट्स, हम सबको ये चीजें काम में आएंगी, लेकिन बात ये है कि हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, सो बीइंग अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर, हमारे अंदर ये चलन होता है कि हम आपस में बैठ के बात करते हैं, हम बहुत ही ओपनली बात कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रिवेसी को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते प्रिवेसी को। तो जैसे जैसे एज बच्चे की बढ़ती जाती है, हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे की प्रिवेसी को हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आ जाते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं डे टू डे लेवल पे उनके साथ डील करती हूँ, मुझे काफी बच्चों के कॉल्स आए हैं पैंडेमिक के टाइम पर। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स इन चीजों को लेकर माइंडफुल रहेंगे तो बच्चों के पास भी आजादी होगी ऐसी हेल्प सीख करने की। लेकिन अगर पेरेंट्स ही इन चीजों को लेकर माइंडफुल नहीं होंगे तो बच्चों के पास ऐसी आजादी नहीं होगी, वो छुप के कॉल करते हैं, बच्चे छुप के हेल्प सीख करते हैं। कितनी बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है
कि उनका जो बच्चा है वो ऐसी हेल्प सीख कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें अपने बच्चे की बेसिक बिहेवियर से ही काफी सारी चीजें पता लग सकती हैं अगर हम ध्यान दें तो। एंड अगर आपको लगता है दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हो। काफी सारी हेल्पलाइंस अब आ गई हैं थैंकफुली, मतलब जी, काफी जी, ज्यादा जी। क्रिएटिविटी आ गई है कि हम लोग ऑनलाइन फ्री, RCI के अंदर एक फ्री पोर्टल आया है जो आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो काफी सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का नाम है वहां पर, जहाँ पर आप फ्री सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सारे के सारे बहुत ही इम्पैक्टफुल जगहों पे बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों पर अगर हम साथ में भी जुड़े और कनेक्ट करें। तो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे को भी और मिडिल क्लास के बच्चे को भी और हायर क्लास के बच्चे को भी सभी बच्चों को वो सुविधाएं मिल सकती हैं अगर हम अपनी पोजीशंस और अपनी प्लेस और अपनी रोल का सही यूज करें। जी, जी, जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े प्रैक्टिकल सुझाव दिए कि किस प्रकार से बच्चों को डील करना चाहिए, उनको अकेला किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। इनका मुश्किल से 5-6 मिनट बचे हैं क्योंकि उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अंजलि अवस्थी हमारे साथ हैं, वो लेखक हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। नशाबंदी पर उन्होंने बहुत काम किया है। मैं चाहूंगा कि वे अपने विचार रखें। अंजलि अवस्थी नहीं, सॉरी, अजय अवस्थी, सॉरी, अजय अवस्थी। मैं अपनी वाइफ का नाम ले गया। अजय अवस्थी कहाँ पर हैं? चलिए, खैर, तो किसी के पास कोई प्रश्न हो? हमारे पास डॉक्टर समीर पारेख हैं, हमारे पास डॉक्टर गौतम है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे काफी हैं। तो कोई प्रश्न पूछना चाहें क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। जी, एक प्रश्न पूछना है। ऑनलाइन शिक्षा में बहुत बृहद आकाश खुल जाता है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा, छोटे अबोध बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हुए अलग अलग डिवाइस में जाकर तरह तरह की चीजें देखते हैं और कई सारे अबोध बच्चों के मन पर इसका बहुत बुरा असर भी हुआ है। बच्चे बहके बहके से, खोए खोए से रहने लग गए। ऐसा मैंने अनुभव किया क्योंकि मेरे पास भी इंस्टीट्यूशन है और निरंतर ये खोल बंद का चक्कर सरकारी तौर पर हमें भी भुगतना पड़ता है। तो मैं खास तौर से यंग मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से सवाल कर रही हूँ कि वे इसके लिए आगे क्या बताएंगे कि किस तरह उन बच्चों को सही ट्रैक में लाया जा सके। हिमांशी जी, आपसे हैं। डॉक्टर अहिल्या हैं, उन्होंने बहुत ही एकदम आप चीज बोली है जो हम सफर कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो अभी डॉक्टर समीर ने बोली थी इंटरनेट लिटरेसी या सोशल मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने बच्चों से इस चीज को छुपाए ना कि उसके क्या नुकसान है, बल्कि आप उनके साथ बैठकर आप एजुकेट करें बच्चों को कि इस चीज में क्या आपके फायदे की चीज है, क्या आपके नुकसान की चीज है, इसके अंदर आपके ऊपर कैसा मेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये चीज सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं बिकॉज आप अपने बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्या उम्र है। एज अप्रोप्रिएट एजुकेट करना, जिसे हम अगर मैं साइकोलॉजी की भाषा में कहूँ तो साइको एजुकेशन बोलते हैं हम किसी चीज को। अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं या कैसे वो चल रहा है वो चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसको इंटरनेट लिटरेसी कहा जा सकता है कि आप इंटरनेट के इम्पैक्ट्स अपने बच्चों से डिस्कस करें रादर देन इस चीज को छुपाना कि तुम फोन यूज नहीं करोगे, तुम इंटरनेट नहीं यूज करोगे। ये डिस्कस करना कि तुम क्यों नहीं यूज करोगे या तुम्हारी उम्र के हिसाब से क्या चीज है और क्या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस चीज को डिस्कस कर पाए बच्चों के साथ तो बहुत उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, साथ में वो उसका सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स लिटरेसी के बहुत निचले स्तर पर होते हैं
और न उनके पास फुर्सत होता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ने बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों को भी हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिया, और उनके पेरेंट्स को इतनी न समझ है न इतनी दूरी तक जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या उभर के खास तौर से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों में ये आई है। बहुत सारे बच्चे स्कूल आए तो एकदम खोए, एकदम उलझे से, किसी से कोई मतलब नहीं, इस तरह के वातावरण से। अहिल्या जी आप औपचारिक तौर पे धन्यवाद कर दीजिए। 60 सेकंड में ये कनेक्शन कट जाएगा। मैं सो सॉरी, नहीं, शुरू हुए मैं थे। वास्तव में इस सवाल से जूझ रही हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो सब 60 सेकंड में कट जाएगा, प्लीज। जी, चलिए, धन्यवाद, मैं सबको धन्यवाद कर दीजिए, सबको धन्यवाद। कर्तव्य का पालन करूं। जी हमारे डॉक्टर के.एस. रैना, वाइस चांसलर मेवाड़ यूनिवर्सिटी, ने बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई, और बहुत सारे अनदेखे पहलू भी हमारे समक्ष आए। दूसरे अनु, एक पेरेंट, ने अपनी कठिनाई का विवरण दिया, उन्हें भी धन्यवाद। मैडम सुषमा डी सक्सेना, प्रिंसिपल, ने अपने शैक्षणिक स्तर पर उठती हुई समस्याओं को, उससे निपटने के उपाय को विस्तार से बताया, और उन्हें धन्यवाद। सबको धन्यवाद। डॉक्टर गौतम शाह बहुत अच्छे ढंग से अपने चित्रों के माध्यम से हमें बताया, और हमें ये समझने में बहुत सहयोग मिला कि इसका क्या क्या इफेक्ट और क्या क्या कारण और निवारण दोनों हमारे समक्ष आया। डॉक्टर गौतम शाह को भी धन्यवाद। डॉक्टर वरुण भार्गव, न्यूरो सर्जन, कैलाश हॉस्पिटल, अच्छी तरह से बात को हमारे समक्ष रखे। डॉक्टर हिमांशी खन्ना, यंग है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बातें रखी, और कई सारे कोरिलेट कारण को उन्होंने किया, उन्हें विशेष तौर से धन्यवाद। डॉक्टर समीर पारिक, उन्होंने भी अपनी बात संक्षेप लेकिन बहुत टू दी पॉइंट रखी। अजय अवस्थी जी नहीं पधारे, हमारे ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस नाव के खेवैया प्रोफेसर शिव शंकर अवस्थी, जिन्होंने आज इतने उत्तम कार्यक्रम का संयोजन और संचालन किया। हम सभी सदस्यों की ओर से, संपूर्ण देश के सदस्यों की ओर से उन्हें बधाई और धन्यवाद। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह कभी कभी हमें दर्शन देकर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप लोग 15 मिनट बाद मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।